स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का 7वां लेक्चर है और इससे पहले मैं 6 लेक्चर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किए थे और बाकी के जो 4 लेक्चर थे उनमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस पे अलग अलग सेक्शन के, जैसे कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, हॉलो रेक्टेंगल का, सिलेंड्रिकल का, हॉलो सिलेंड्रिकल का, इन सभी सेक्शन पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हो, जाके यूट्यूब चैनल पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो खैर, ये आज का लेक्चर 7वां लेक्चर है और ये यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस कर देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे परेशान हैं और कमेंट करते हैं कि सर ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, तो इतना पैनिक मत होइए, घबराइए मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। अगर एक साथ हम पांचों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट का 2-2 यूनिट कंप्लीट करा के फिर अगले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है और इसका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ये इसका 6 से 7 लेक्चर में इसका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बच्चे का डिमांड है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो इसके बाद हम वही सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 दिन में हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर 7 है और इसमें पढ़ना है हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। तो इससे पहले हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं, ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में और इसमें से फिक्स क्वेश्चन आता है। मतलब कि हर एक साल एक ही क्वेश्चन को 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे हमारा होता है डेरिवेशन करने का, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये सब बार बार पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियर वालों के लिए, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ही पढ़ना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही पढ़ना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मॉस, सभी सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो खैर, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आज हम वही बात करेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में, और जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव इसका कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है। आप डिफ्लेक्शन से कुछ ना कुछ तो समझ रहे होंगे कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसी को आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक मार्कर हाथ में। और ये इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि कॉलम पढ़े थे हम, वर्टिकल मेंबर पहला यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। इस यूनिट में पढ़ेंगे हम बीम के बारे में, मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर के बारे में। तो चलिए, जैसे कि हमारे हाथ में मार्कर है और ये मार्कर को एज्यूम कर लीजिए कि ये एक बीम है और ये कहाँ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस, और कोई भी एक्स एक्सिस को ही बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही बोला जाता है हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि बीम हमारा रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और इस बीम के दोनों एंड पे सपोर्ट लगा हुआ है और दोनों जो सपोर्ट है वर्टिकल सपोर्ट है। वर्टिकल सपोर्ट, वर्टिकल मेंबर कहाँ क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी बीम के एंड पे नीचे से 2 सपोर्ट लगा होता है, उसे क्या बोला जाता है, किस तरह का बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारे मार्कर जो है बीम है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रेस्ट रखा हुआ है। अगर इस पर हम कोई वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं, और याद रखिएगा जो भी वर्टिकल लोड अप्लाई होता है वो बीम के हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है, मतलब हमेशा 90 डिग्री पे अप्लाई होता है लोड, किसके, बीम के। तो जो हमारा लोड जो अप्लाई होता है, जैसे कि एज्यूम कर लीजिए ये हमारा बीम है और नीचे से 2 सपोर्ट लगा हुआ है, जो ये लोड अप्लाई कर रहा है 90 डिग्री पे, तो इसको बोला जाता है, हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। लोड कहाँ, किस एक्सिस पे अप्लाई करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे अप्लाई करता है। और ये बीम कहाँ रखा रहता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और ये जो लोड होता है हमेशा 90 डिग्री एक्ट करता है बीम पर। तो चलिए
तो एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा बीम है और ये हमारा लोड एक्ट कर रहा है इस बीम पर, और इसमें कुछ कंडीशन हम देखेंगे। जैसे कि पहला कंडीशन होता है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज़ लेस दैन द स्ट्रेंथ ऑफ बीम। अगर जो हम लोड का इंटेंसिटी है, जो लोड का मात्रा है, जो हम लोड इस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसका इंटेंसिटी अगर इस स्ट्रेंथ, इस बीम के मजबूती से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा बीम होगा वैसे ही रखा रहेगा, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसके बीम के बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन बात कर लेते हैं, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज़ इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बीम। अगर जो लोड का इंटेंसिटी है, जो मात्रा है, इस बीम के स्ट्रेंथ के इक्वल है, तब भी हमारे बॉडी में, हमारे बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन थर्ड कंडीशन होता है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज़ मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ बीम। यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। अगर जो लोड का इंटेंसिटी है इस स्ट्रेंथ ऑफ बीम के ज़्यादा है, तो यहाँ पे या तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्लियर है। लेकिन अगर ज़्यादा लोड है लेकिन इस बीम के अंदर उतना स्ट्रेंथ है कि इस लोड को रेसिस्ट कर सके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बीम हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, नीचे की तरफ से कर्व बन जाएगा। तो उसी को हम देखेंगे डायग्राम के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा, एक बीम हो गया, जो कि ये क्या हमारा बीम हो गया, और ये दोनों क्या है, सपोर्ट है। तो दोनों एंड पे सपोर्ट है, तो इस तरह के लोड को, इस तरह के बीम को क्या बोला जाता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देख लीजिएगा, अगर हमारा लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसके मिडिल पे W या P जो भी मान लीजिए, तो अगर इस लोड का इंटेंसिटी, मतलब इस लोड का मात्रा ज़्यादा है इस बीम के स्ट्रेंथ से, तो ये क्या करेगा, ये हल्का सा, ये क्या होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो और ये जो घर में जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता है, जो कि एक्चुअली वो डिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन बहुत ही माइनर डिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, बस आपको दिखाने के लिए हम इसको डिफ्लेक्ट करके बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ इस लोड की वजह से, क्लियर है। तो इस लोड की वजह से जो वर्टिकल डिस्टेंस जो मूव किया नीचे की तरफ, उसी डिफ्लेक्शन को, उसी डिस्टेंस को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। तो इसका हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगा आपका, द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग। जैसे कि आपको हम लिख के बताते हैं इसका डेफिनेशन डिफ्लेक्शन का, यहाँ पे डिफ्लेक्शन चल रहा है, तो आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन है इसका, द vertical distance measured before and after the loading, क्लियर है। मतलब कि पहले तो हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस बिफोर लोडिंग, लोड लगाने से पहले, और उसके बाद हम जब लोड उस पर अप्लाई हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि उस लोड की वजह से कितना वर्टिकल डिस्टेंस मूव किया नीचे की तरफ, उसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले मतलब इस डेफिनेशन का कहने का मतलब क्या है, ये बीम है, लोड लगाने से पहले क्या है हमारा, कितना y क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस नीचे की तरफ, y एक्सिस। तो लोड लगाने से पहले ये जैसे का बीम है वैसे ही है, इसमें कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आया है, तो मतलब कि y इज इक्वल टू 0, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर लोड अप्लाई करने के बाद, जैसे इसमें लोड अप्लाई किए तो ये बीम क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया नीचे की तरफ। और आप जैसे लोड लगाने के बाद आप ध्यान से देखे होंगे, इसका कोई ना कोई डिस्टेंस आपको नज़र आ गया होगा y, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, लोड लगाने के बाद कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा, और उसी डिस्टेंस को, उसी वर्टिकल डिस्टेंस को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। यहाँ तक कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ये डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये दोनों क्या है, हमारा सपोर्ट है, नीचे से सपोर्ट लगा है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर यहाँ पे दोनों तरफ नीचे से हम सपोर्ट लगा देते हैं और ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि ए और बी, इसको बोलेंगे सपोर्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट्स, deflection at the support will always 0।
क्लियर है। डिफ्लेक्शन जो होगा सपोर्ट पे हमेशा जीरो होगा। अगला हम देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा, उसके आगे हम देख लेते हैं सपोर्ट पे तो जीरो हो रहा है, लेकिन जो लोड के अंडर, लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा डिफ्लेक्शन अंडर लोडिंग, अंडर लोडिंग विल बी मैक्सिमम। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। मतलब कि लोड के अंदर, लोड के अंडर जो भी हमारा लोड है इसके अंडर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ये भी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अगला पॉइंट देख लेते हैं हमारा, इसका जो डिस्टेंस है इसका यूनिट किस में आएगा। तो यूनिट इसका आएगा यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन, यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन विल, यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन इज mm। ये जो क्या कि बहुत ही माइनर डिफ्लेक्शन होता है, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा हमारा, ये क्या होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का कोई भी यूनिट होता है mm में। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिफ्लेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे स्लोप क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा स्लोप क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम स्लोप का डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लोप क्या होता है, जैसे कि ये क्या बना हमारा, ये कर्व बना, ये जो लोड की वजह से इस बीम में कोई ना कोई बदलाव आया, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आया और ये क्या बना, कर्व बना। और इसी कर्व को बोला जाता है इलास्टिक कर्व, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। और डिफ्लेक्शन कर्व आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस जो कर्व जो बना लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आया उस कर्व को बोला जाता है इलास्टिक कर्व, या फिर डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ बीम भी हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि स्लोप होता क्या है। देखिएगा ये क्या है, हमारा कर्व है, और आप लोग जानते हैं कि सर्कल हो या कर्व हो, उस किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप निकालना है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, टेंजेंट हम वहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये ए पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट के अगर हमें स्लोप निकालना है कि यहाँ पे कितना स्लोप हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक टेंजेंट हम पास करा देंगे। सेम वैसे ही अगर हमें बी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो क्या होगा, इस कर्व पे निकालते हैं, कर्व पे हम एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट और ये ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम के, ओरिजिनल एक्सिस और बीम के बीच का जो एंगल हमें बनता है उसी को बोला जाता है थीटा, और यही थीटा होता है आपका स्लोप। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है। द एंगल बिटवीन, या फिर द एंगल मेजर्ड इन बिटवीन टेंजेंट ऑफ इलास्टिक कर्व, या फिर टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व भी बोल सकते हैं। द एंगल मेजर्ड इन बिटवीन टेंजेंट ऑफ इलास्टिक कर्व, क्लियर है, या फिर इलास्टिक कर्व की जगह पे आप बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। द एंगल मेजर्ड इन बिटवीन टेंजेंट ऑफ इलास्टिक कर्व एंड द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम, क्लियर है। देखिएगा ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं, इलास्टिक कर्व पे। तो इस कर्व का, इस जो कर्व पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए उस टेंजेंट से लेके जो बीम रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उसका मतलब ओरिजिनल एक्सिस, इसका ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम से लेकर इस टेंजेंट के बीच के थीटा को बोलते हैं हम स्लोप। सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। तो देख ही रहे होंगे कि इसका डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि स्लोप क्या होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, द एंगल मेजर्ड इन स्लोप इज ऑलवेज इन रेडियन। मतलब कि जो स्लोप का जो एंगल हम मेज़र करते हैं हमेशा रेडियन में मेज़र करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसका एंगल किसे मेज़र करते हैं, रेडियन में। इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि इट इज़ डेनोटेड बाई, किससे हम इसको दर्शाते हैं, तो थीटा से दर्शाते हैं, या फिर आपको पता होगा स्लोप का क्या होता है, dy/dx, या फिर इससे भी हम दर्शा सकते हैं इसको। अगला देख लेंगे इसका यूनिट क्या होगा स्लोप का, तो यूनिट ऑफ स्लोप इज रेडियन,
जिसमें हम मेज़र करेंगे वही तो इसका यूनिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे बाउंड्री कंडीशन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बाउंड्री कंडीशन। और ये बाउंड्री कंडीशन हम जो डबल इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, फिर जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं डबल इंटीग्रेशन में, तो हमें कांस्टेंट का वैल्यू एक आता है C1। तो C1 का वैल्यू कहाँ से आता है आपका? C1 का वैल्यू आता है आपका बाउंड्री कंडीशन से। तो ये बाउंड्री कंडीशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डेरिवेशन में भी काम आता है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आता है बाउंड्री कंडीशन। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। और आपके सिलेबस में 2 बीम के बारे में पढ़ना है। पहला बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड, पहला बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड, और दूसरा आपको पढ़ना है कैंटिलीवर बीम के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। इधर हम डायग्राम बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, और ये क्या है हमारा बीम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और ये नीचे से क्या है सपोर्ट है। और यहाँ पे क्या है, इसके सेंटर पे एक हम पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं P, इसको W या P जो भी आप बोल सकते हो, और नीचे से क्या हमारा सपोर्ट है। इस लोड की वजह से इस बीम में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होगा, और यही जो डिफ्लेक्शन होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग जो मेज़र करते हैं उसी को कहते हैं हम Y, और वही होता है हमारा डिफ्लेक्शन। तो चलिए, इस लोड की वजह से इस बीम में क्या आया, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आया, और इस डिफ्लेक्शन को हम बोल लेते हैं Y। और आपको डिफ्लेक्शन ने बताया है कि जहाँ पे लोड अप्लाई होगा उसके नीचे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट को ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, और इसको ले लेते हैं C। तो चलिए, इसमें कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं, उसी को बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन, A एंड B पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा A एंड B पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऑलरेडी सपोर्ट लगा हुआ है। तो एट पॉइंट A एंड B, एट पॉइंट A एंड B क्या होगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन इज 0, क्योंकि सपोर्ट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन इज 0। क्लियर है। तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो बता चुके हैं कि जहाँ पे लोड होगा उसके अंडर, उसके नीचे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं, एट पॉइंट C। यहाँ पे क्या है, C पॉइंट पे क्या है, लोड लगा हुआ है, तो उसके नीचे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। एट पॉइंट C डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। क्लियर हो गया होगा। ये Y को हम बोल सकते हैं Y मैक्सिमम। क्लियर है। अगला कंडीशन इसमें क्या आता है कि जहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा या फिर जहाँ पे हमारा कर्व होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगा। तो एट पॉइंट कहाँ पे है, A और B पे है, तो एट पॉइंट A एंड B, क्योंकि यहीं से तो कर्व होना स्टार्ट हुआ है। तो एट पॉइंट A एंड B स्लोप इज मैक्सिमम। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट C। आपको नज़र आ रहा होगा C पे स्लोप कितना होगा, तो C पे स्लोप 0 होगा। काफ़ी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा ये 0 कैसे हुआ, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे स्लोप 0 कैसे हुआ। तो इस बात पे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद। तो अगर इस स्लोप 0 कहाँ से आया तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी जाकर आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होगा कि ये स्लोप यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के पास स्लोप हमेशा 0 क्यों होता है। क्लियर है। तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो कि आपके डेरिवेशन करने में या फिर किसी भी कॉन्स्टेंट का वैल्यू पता करने में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए, ये हम सिंपली सपोर्टेड का बाउंड्री कंडीशन देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं कैंटिलीवर बीम का, तो उसका भी हम देख लेते हैं। और कैंटिलीवर बीम होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर बहुत बच्चे को पता होगा कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। तो एक तरफ से फिक्स होता है, और दूसरे तरफ से फ्री होता है। फ्री मतलब फ्री सपोर्ट होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा फिक्स है एक तरफ से। क्लियर है। और एक तरफ से हमारा बिल्कुल फ्री है, और ये फ्री एंड पे क्या है, हमारा लोड लगा हुआ है W। तो इस लोड यहाँ पे फिक्स है और W यहाँ पे लोड लगा हुआ है, फिक्स है लोड। जैसे लोड लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करने का कोशिश करेगा। तो इसका डायग्राम कुछ
इस तरह से आएगा, कुछ डिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम कम। देख रहे हैं ध्यान से कि हर एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू चेंज होते रहता है। तो लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए इसका बाउंड्री कंडीशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका हम नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी, दो ही पॉइंट है हमारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा एट पॉइंट ए। फिगर देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ए पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो 0 एट पॉइंट ए डिफ्लेक्शन इज 0। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे लोड होगा इसके नीचे मैक्सिमम होगा, तो इसी को हम बोल सकते हैं वाई मैक्स। क्लियर है। तो एट पॉइंट बी डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं स्लोप कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। तो पहली बात कर लेते हैं एट पॉइंट ए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ से। स्लोप हमारा बनना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप इज 0। तो बात कर लेते हैं स्लोप कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो एट पॉइंट बी स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज मैक्सिमम। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है आप लोग को याद होना चाहिए और आप लोग को पता होना चाहिए कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। और जब तक आप बाउंड्री कंडीशन आपको याद नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा सिंपली सपोर्टेड का और फिर कैंटिलीवर का, तब तक आप ना ही न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ना ही कोई डेरिवेशन कर सकते हैं, और ना ही, क्योंकि डेरिवेशन में क्या होता है, हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के वक्त हम क्या आता है, कॉन्स्टेंट का वैल्यू आता है, कुछ ना कुछ C1 आता है। तो C1 का वैल्यू कहाँ से आता है, इससे आता है हमारा C का वैल्यू, मतलब कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमारा आता है बाउंड्री कंडीशन से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अगला टॉपिक जो लेक्चर 8 होगा हमारा, जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है आपका। तो इसके आने वाला अगला लेक्चर भी मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।